हेलो एवरीवन, आई एम एस पी दुबे। और आज हम लोग केमिस्ट्री का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है उसमें दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूशन। तो ये जो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी है, इसी में ये वर्ड आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसीलिए हम लोग पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट डिटेल में समझ लेंगे, उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब आप जानते हैं कि वे सब्सटेंस जिनके सॉल्यूशन के थ्रू करेंट पास करने पर वे अपने आयंस में ब्रेक कर जाते हैं। जैसे NaCl है, उसके सॉल्यूशन में अगर आप करंट पास करेंगे तो वो ब्रेक करेगा Na+ और Cl- में। तो NaCl जो है इलेक्ट्रोलाइट है। द सब्सटेंसेस which break up into ions when electric current is passed through their aqueous solution are called electrolytes. Further, electrolytes are classified in two types: first strong electrolyte and second weak electrolyte. Strong electrolytes are those electrolytes which break up completely into ions when electric current is passed through their aqueous solution. And weak electrolytes are those electrolytes which break up partially into ions when electric current is passed through their aqueous solution. तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स का डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए, सब्सटेंसेस व्हिच ब्रेक अप इनटू आयंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। दे आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, सब्सटेंसेस व्हिच ब्रेक अप कंप्लीटली इनटू आयंस, जो अपने आयंस में पूरी तरह से टूट जाते हैं, कंप्लीटली इनटू आयंस when electric current is passed through their aqueous solution. aqueous मतलब वाटर के साथ सॉल्यूशन, aqueous solution are called strong electrolytes. अच्छा, ब्रेक करने का तरीका, जैसे मान लीजिए NaCl में तो सही है, NaCl ब्रेक करता है तो देता है Na+ और Cl-। उसी तरह से अगर NaOH है तो ये भी ब्रेक करके देगा Na+ और OH-। लेकिन अगर CaCl2 है तो ये क्या में ब्रेक करेगा? तो इसको आयोनाइज करने का तरीका हम अपने लास्ट वीडियो में अपलोड किए हुए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। इससे ठीक पहले एक वीडियो है मेरा, उसमें आप जाइएगा, देखिएगा, एक उसमें लिखा हुआ होगा कि टू राइट फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, और एक और उसमें होगा टू राइट इक्वेशन फॉर आयोनाइजेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो इक्वेशन फॉर आयोनाइजेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये सब आयनिक कंपाउंड है तभी आयंस में ब्रेक कर रहे हैं, तो ये आयनिक कंपाउंड तो है। और ये जो रिएक्शन है इसको इलेक्ट्रोलिसिस या आयोनाइजेशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन हो या आयोनाइजेशन का रिएक्शन हो, उसको लिखने का तरीका मेरे पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, उसको आप वहां से समझ लीजिएगा, तब आपको तोड़ने में आसानी होगा। क्योंकि जब कभी मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तो हर एक स्टूडेंट के मन में आता है कि सर ये CaCl2 को तोड़ करके आप लिख देते हैं Ca2+ और 2Cl-। तो ये कैसे जानेंगे कि Ca पर 2+ होता है, Cl पर 1- होता है, इसमें 2 लगाना है कि नहीं लगाना है, ये डिटेल में मैं वहां पे बताऊंगा। ये आपको याद रखना होगा कि एक होता है बेसिक रेडिकल्स, एक होता है एसिडिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एसिडिक रेडिकल नेगेटिव चार्ज होते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज आयंस है उनका भी किसका किसका कितना आयन होता है, कितना चार्ज होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए Ca का 2+ चार्ज होता है तो Ca लिख दिए, 2+ लिख दिए। Cl का 1- चार्ज होता है, Cl कहीं भी रहेगा 1- रहेगा। अब Cl यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। फिर और देखिएगा, अगर वहां पे आप सीख गए हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, नहीं सीखे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आप एक बार फिर से वहां देख लीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे Al2O3 को आयोनाइज करना है तो आप सबसे पहले लिख लेंगे Al और लिख लेंगे O। Al के ऊपर +3 चार्ज होता है और O के ऊपर 2- चार्ज होता है। Al2 है इसके पहले 2 लगा दीजिए, O3 है इसके पहले 3 लगा दीजिए। ये हो गया इसका आयोनाइजेशन का इक्वेशन। इसी तरह से अगर मान लीजिए Zn104 है तो ये क्या में ब्रेक करेगा?
Zn2+, Zn के ऊपर 2 प्लस होता है और SO4 के ऊपर 2 माइनस होता है। Zn2+ और SO4 2 माइनस, क्यूप्रिक सल्फेट या कॉपर सल्फेट है। Cu2+ और SO4 2 माइनस में ब्रेक करता है। उसी तरह से अगर AlOH का ऑल 3 Al3+ और OH पर 1 माइनस चार्ज होता है, 3 OH है तो पहले 3 लग जाएगा, 3 OH में Al1 है इसमें 1 ही रहेगा। इसी तरह से अगर AgNO3 है, Ag पर 1 प्लस चार्ज होता है और NO3 पर 1 माइनस होता है, Ag+ और NO3 माइनस में देगा। अगर NiNO3 का ऑल 2 है तो क्या हम ब्रेक करेगा, देखिए Na के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है और NO3 के ऊपर माइनस चार्ज होता है। NO3 2 है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अगर मान लीजिए BaSO4 है तो Ba और SO4, Ba के ऊपर 2 प्लस होता है, SO4 के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है। ये आपको याद रखना है और डिटेल समझने के लिए आप मेरा वो वाला वीडियो देख लीजिएगा जिसमें लिखा हुआ है टू राइट फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड और टू राइट इक्वेशन फॉर आयोनाइजेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसी तरह से सेकेंड इसका टाइप होता है, हम लोग देखिए इलेक्ट्रोलाइट का 2 टाइप होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है ये देखिएगा, substances which break up partially into ions when electric current is passed through their aqueous solution, are called weak electrolytes. जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड है CH3COOH, तो ये क्या ब्रेक करता रखेगा, ये ब्रेक करके देगा CH3COO- और H+। आप एक चीज ध्यान देंगे कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें सिंगल एरो देते हैं और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें 2 साइडेड एरो देते हैं। ये सिंगल एरो और 2 साइडेड एरो का मतलब ये है, सिंगल एरो मतलब ये सिर्फ डिसोसिएट हो रहा है और ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, और 2 साइडेड एरो का मतलब हुआ कि इसका कुछ मोल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहा है और बाकी का मॉलिक्यूल फिर से जुड़ करके यही बन जा रहा है, डिसोसिएट भी हो रहा है और जुड़ भी रहा है। इसमें डिसोसिएशन भी हो रहा है और एसोसिएशन भी हो रहा है। ये देखिए जो टूट रहा है CH3COOH ब्रेक करके दे रहा है CH3COO- और H+, और फिर CH3COO- और H+ जुड़ करके बना रहा है CH3COOH। तो ये पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है, और जो पार्शियल डिसोसिएशन शो करते हैं, जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, उनको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एक और देखिएगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम NH4+, अमोनियम का चार्ज NH4+ और OH-। देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा, NH4+ और OH- देगा, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयनाइज होता है और फिर जुड़ करके NH4OH भी बन जाता है। तो एक बार फिर से देखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के 2 टाइप हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में कंप्लीटली ब्रेक करते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अपने आयंस में पार्शियली ब्रेक करते हैं। ये तो याद रखिएगा ही
दूसरा चीज आपको याद रखना है कि किस तरह से आयनिक कंपाउंड को उनके आयंस में ब्रेक करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का जब न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे तो उसमें ये सारा चीज लिखने के लिए जरूरत पड़ेगा कि NiNO3 ब्रेक करके क्या बनेगा, AgNO3 ब्रेक करके क्या बनेगा। ये आपको याद, ये तोड़ने आना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बना पाएंगे। फिलहाल के लिए स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट समझ लीजिए, जो कंप्लीटली ब्रेक करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो पार्शियली ब्रेक करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हम लोग यही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब कभी भी यूज करेंगे तो आपको दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये कंप्लीटली ब्रेक करता है और वो पार्शियली ब्रेक करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। इसको लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखवाते हैं। तो अगला टॉपिक है हम लोग का वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट तो है ही, जितना इसका थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी समझ में भी आ जाएगा, लेकिन अगर इसमें कंफ्यूजन आ गया तो आपको याद ही नहीं पाएगा, और अगर याद भी है एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछेगा, याद होने के बाद भी बहुत लोग नहीं लिख पाते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें कंफ्यूजन दूर करिए। टॉपिक बड़ा नहीं है, कंफ्यूजन बड़ा है इसमें। देखिए, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और एक है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आप याद कीजिए कि ग्रीक लैम्डा इक्वल टू होता था कप्पा बाई सी, और लैम्डा इक्वल टू भी होता था कप्पा बाई सी। यहाँ पे सी था कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलरिटी, ये मोलरिटी के टर्म में कॉन्सेंट्रेशन था, और यहाँ पे जो सी था ये नॉर्मलिटी के टर्म में कॉन्सेंट्रेशन था। तो चाहे ग्रीक लैम्डा, इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, और लैम्डा को बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो चाहे आप मोलर कंडक्टिविटी के लिए स्टडी कीजिए, चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए स्टडी कीजिए, दोनों में सेम आपको रिजल्ट आएगा। कॉन्सेंट्रेशन के साथ दोनों का रिलेशन सेम है। देखिए, ग्रीक लैम्डा इक्वल टू कप्पा बाई सी, लैम्डा इक्वल टू कप्पा बाई सी, सी के साथ इसका रिलेशन पढ़ना है, तो दोनों का सी के साथ रिलेशन तो सेम ही है ना, दोनों में सी देखिए डिवाइड में है, यानी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, इसका वैल्यू डिक्रीज करेगा। देखिए इसमें वही चीज है, ये डिवाइड में है, दोनों उल्टा है। अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइएगा ये घटेगा, कॉन्सेंट्रेशन घटाइएगा तो ये बढ़ेगा। तो चूंकि दोनों में सेम फॉर्मूला होता है, इसलिए अगर एग्जाम में मोलर कंडक्टिविटी के लिए पूछे या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए पूछे, हम लोग दोनों में सेम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। यहाँ एक्सप्लेनेशन करते समय मोलर कंडक्टिविटी में मोलर कंडक्टिविटी लिखेंगे और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखेंगे। अगर एग्जाम में मोलर कंडक्टिविटी पूछेगा तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी लिखेंगे, और अगर एग्जाम में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछेगा तो सब जगह मोलर की जगह इक्विवेलेंट लिख के चलेंगे। अब बाकी चीज सेम रहेगा। और आगे डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों दो वर्ड है, इनको समझिएगा। कॉन्सेंट्रेशन आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि कॉन्क और डाइल्यूट, कॉन्क मतलब गाढ़ा, डाइल्यूट मतलब पतला। कॉन्क सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब जिसमें सॉल्यूट बहुत कम है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। तो डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब कि उसको पतला करना, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन घटाना, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना मतलब डाइल्यूशन घटाना। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा डाइल्यूशन घटेगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूशन दोनों एक दूसरे का उल्टा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइएगा डाइल्यूशन घटेगा, डाइल्यूशन बढ़ाइएगा कॉन्सेंट्रेशन घटेगा।
इसे आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए, तो हम लोग लिखेंगे इन जनरल मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी का जो वैल्यू है वो इंक्रीज करता है, बढ़ता है। कब? व्हेन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, जब कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज होता है। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। अगर मोलर के जगह इक्विवेलेंट भी लेंगे तो भी सेम रहेगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगा विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, और डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन को ही बोलते हैं डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन और विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन को ही बोलते हैं इंक्रीज इन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ साथ मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू इंक्रीज करता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? तो इट इज बिकॉज एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस। अब थोड़ा सा आप इसको समझिए। NaCl का सॉल्यूशन है वाटर के साथ, उसमें आप वाटर मिला रहे हैं, वाटर मिलाएंगे यानी कि उसका डाइल्यूशन बढ़ाएंगे। अब ऐसे भी समझ लीजिए, NaCl और वाटर का सॉल्यूशन है, अगर उसमें NaCl मिलाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, अगर उसमें वाटर मिलाएंगे तो डाइल्यूशन बढ़ाएंगे। अगर आप उसमें वाटर मिला रहे हैं मतलब डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो आप सोचिए क्या होगा। NaCl कम हो जाएगा, NaCl का अमाउंट वाटर के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा, वाटर का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। तो अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर में कम अमाउंट ऑफ NaCl रहेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस आयन एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। अगर Na प्लस और Cl माइनस के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो यानी कि उनमें अट्रैक्शन घट जाएगा। अट्रैक्शन घट जाएगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा कंडक्ट करेंगे। जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी होता है वो अट्रैक्शन के साथ डिक्रीज करता है। जैसे अगर सॉलिड NaCl है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर वो सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। रीजन, क्योंकि सॉलिड में Na प्लस और Cl माइनस में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और वेलोसिटी ऑफ आयंस जीरो है। सॉलिड NaCl में Na प्लस और Cl माइनस का वेलोसिटी जीरो है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन सॉल्यूशन के फॉर्म में Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे से दूर हो गए, अट्रैक्शन कम हो गया, वेलोसिटी बढ़ गया, तो ज्यादा कंडक्ट करेंगे। और जैसे जैसे उसमें डाइल्यूशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे उनका कंडक्टिविटी बढ़ते जाएगा, क्योंकि वो आसानी से कंडक्ट कर पाएंगे। वही चीज यहाँ पे It is because as dilution increases, component ions migrate far from each other. Component ions यानी प्लस और माइनस आयन माइग्रेट माने दूर हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, far from each other, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। And they can conduct more electricity, और वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग केस है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखें, एक ग्राफ आता है, ये ग्राफ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, इसको थोड़ा समझिए। एक तरफ हम लोग ये लिए हैं मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ग्रीक लैम्डा m, और एक तरफ हम लोग ये लिए हैं कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर रूट c, स्क्वायर रूट अकॉर्डिंग टू डेबी हर्कल और सागर इक्वेशन। लास्ट में मैं इक्वेशन भी बता दूंगा आपको, उसी के अनुसार रूट c लिया जाता है। या फिर आप ये समझिए कि कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू कम लेने के लिए रूट c लिया जाता है। अब ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, तो जैसे देखिए स्टार्टिंग में जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था तो उस समय कंडक्टिविटी कम था। ये देखिए कंडक्टिविटी का वैल्यू है और ये कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू है। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कंडक्टिविटी कम है। जैसे जैसे उसमें हम लोग वाटर ऐड करेंगे यानी कि डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन घटाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन घटाएंगे तो देखिए कंडक्टिविटी बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन घटाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। अब इसको मिला करके जब आप ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा।
मोलर कंडक्टिविटी और स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ इस तरह का मिलेगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये जो वैल्यू है यहाँ पे डॉटेड लाइन इसलिए है, इसको समझिएगा। हम लोग वाटर ऐड करके कॉन्सेंट्रेशन घटा रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ा के कॉन्सेंट्रेशन घटा रहे हैं। इस पॉइंट पे डाइल्यूशन सबसे अधिक होगा और कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगा। कितना भी वाटर मिलाने पे जब डाइल्यूशन हाईएस्ट हो जाए और कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाए, उस पॉइंट पे मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू हाईएस्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू है ये तभी आएगा जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट होगा। थोड़ा इमेजिन कीजिए, कितना भी वाटर ऐड करेंगे, NaCl उसमें है, वाटर है, या KCl और वाटर का सॉल्यूशन है। आप वाटर ऐड कर रहे हैं तो KCl का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, तो ये इस वैल्यू में आने पर KCl का कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाना चाहिए। तो KCl का कॉन्सेंट्रेशन जीरो कब होगा? जब आप इनफाइनाइट वाटर मिला देंगे, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे। तो इस जगह पे ग्रीक लैम्डा का वैल्यू हाईएस्ट होता है। इसको ग्रीक लैम्डा नॉट या ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी से दिखाते हैं। इसका मतलब हुआ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब मोलर कंडक्टिविटी का हाईएस्ट वैल्यू, या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस ग्रीक लैम्डा नॉट या ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी को बोलते हैं। ये कब होगा? यहां पे देखिए, जब डाइल्यूशन हाईएस्ट होगा और कॉन्सेंट्रेशन लोवेस्ट होगा, उसी को बोलते हैं ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी। वहां पे जो मोलर कंडक्टिविटी होता है उसी को बोलते हैं ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी या ग्रीक लैम्डा नॉट। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मींस मोलर कंडक्टिविटी का हाईएस्ट वैल्यू। अब इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये जो ग्राफ आया है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। आप मान लीजिए फॉर KCl के लिए है, KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट the increase in molar conductivity with dilution is regular, ये रेगुलर इंक्रीज होता है, and a straight line graph is obtained between molar conductivity and square root of concentration. Square root of concentration, root C. For strong electrolyte, the increase in molar conductivity with dilution is regular and a straight line graph. देखिए straight line graph मिला है। A straight line graph is obtained between molar conductivity and square root of concentration, यानी root C. ये strong electrolyte के लिए हो गया। अब for weak electrolyte के लिए the increase in molar conductivity with dilution is irregular होता है, and a curved line graph is obtained between Greek lambda and square root of concentration.
ग्रीक लैम्डा मतलब मोलर कंडक्टिविटी, ग्रीक लैम्डा कैपिटल एम में लिख दिया, एम मतलब यहाँ पे मोलर से लिख दिया। मोलर कंडक्टिविटी एंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इसमें जो ग्राफ मिलेगा वो कर्व्ड मिलेगा, देखिए ऐसे मिलेगा, ये ग्राफ, ये वाला वही वैल्यू है ग्रीक लैम्डा नॉट या ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी मींस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये हो गया फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी समझ लीजिए CH3COOH के लिए। तो KCl के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा और CH3COOH के लिए मींस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व लाइन मिलेगा, ये कर्व मिलेगा। यही है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन। एक इक्वेशन आप चाहे तो लिख सकते हैं, डेबे हकल और सागर इक्वेशन का है, यहीं पे थोड़ा सा इक्वेशन लिख दे रहे हैं, ये लिखिएगा। ऐसे ये जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी चाहे तो लिख सकते हैं, डेबे हकल ऑन सागर इक्वेशन, वो है ग्रीक लैम्डा m इक्वल टू ग्रीक लैम्डा नॉट या इंफिनिटी, दोनों से होता है, ग्रीक लैम्डा नॉट माइनस a प्लस b ग्रीक लैम्डा नॉट रूट c। रूट c का वैल्यू यहीं से लिया जाता है, रूट c, इसी के चलते रूट c लिया जाता है। यहाँ पे ग्रीक लैम्डा m मींस मोलर कंडक्टिविटी एट C concentration, ग्रीक लैम्डा नॉट मींस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। A और B जो है ये कांस्टेंट हैं जिनका वैल्यू सॉल्वेंट के विस्कोसिटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। A और B कांस्टेंट है, ग्रीक लैम्डा नॉट फिर से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और रूट C मतलब स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ये इक्वेशन के ही आधार पे ये एक्सप्लेनेशन होता है।